A very happy good evening to all my dear students. Once again, I welcome you to the new video lecture of the coordination chemistry. Students, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही इस टॉपिक इस टर्मिनोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। जो भी सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज होगा उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब आज का हमारा टारगेट है, आज का हमारा एम है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज निकालना। और एग्जामिनेशन में आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। आपको यह भी हिंट नहीं करेगा कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर आपको चार्ज निकालना है। ये आपको खुद समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ड का मीनिंग ही होता है चार्ज द वैल्यू ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। अगर हम कुछ बातों को ध्यान में रखें तो बड़े आसानी से हम लोग सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। क्या रूल नंबर 1 है या पॉइंट जो हम लोग को याद रखना है, जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप में रहने वाले मेटल हैं जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जितने भी मेटल हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू +1 आपको लेना है। पॉइंट नंबर 2 में आ जाइए। जितने भी सेकेंड ए ग्रुप में मेटल हैं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू आपको +2 लेना है। इन बातों को अगर आप याद रखेंगे तो बड़े आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम थर्ड ए ग्रुप में रहने वाले मेटल को देखें जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू होता है स्टूडेंट +3। तो फर्स्ट ए ग्रुप में मेटल का +1, सेकेंड ए ग्रुप में मेटल का +2, थर्ड ए ग्रुप में मेटल्स का एल्यूमिनियम और गैलियम का +3। अब आप एक्सट्रीम राइट में आ जाइए, पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट हैंड साइड में आ जाइए। सेवेंथ ए ग्रुप में रहने वाले जो नॉन मेटल हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू स्टूडेंट आपको दिमाग में रखना है -1 होगा। -1 होगा। जैसे ही आपको यह आएगा फ्लोराइड आए, क्लोराइड आ जाए, ब्रोमाइड आ जाए, आयोडाइड आ जाए, और तो उस कंडीशन में आपको जब ये लीगेंड बन के आ जाए जिसका नाम फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमीडो, आयोडाइडो होगा, तो उस कंडीशन में आप उन सभी नॉन मेटल्स का या इन सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू -1 लेना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 क्या याद रखना है, जितने भी रेडिकल होंगे, जितने भी चार्ज स्पीसीज होंगे, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो, मतलब वो कैटायनिक स्पीसीज हो या फिर अनायनिक स्पीसीज हो, तो जैसे कैटायनिक स्पीसीज में जब कभी भी अमोनियम आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू, उसका चार्ज हम लोग को +1 लेना है। सिमिलरली अगर NO2- आएगा, अगर ONO- आएगा तो इन लोग का चार्ज -1 लेना है। मैं उन सारे लीगेंड्स को यहां पर लिखा हूं जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होते रहते हैं। SCN- आएगा या NCS- आएगा तो इनका चार्ज आपको -1 लेना है। और नाम जरूर याद रखना स्टूडेंट, इसका नाम क्या था, नाइट्रो N, इसका क्या नाम था, नाइट्रो O, इसका क्या नाम था, थायोसाइनाटो S, इसका क्या नाम था, आइसोथायोसाइनाटो N। और याद कीजिए मैंने आपको 2 सेट याद करने बोला था जो कि कई बार रिपीट होने वाला है। नाइट्रो N, नाइट्रो O, थायोसाइनाटो S और थायोसाइनाटो N। जब कभी भी लीगेंड बन के आएंगे तो इनके ऊपर का चार्ज आपको -1 लेना है। ऑक्सलेटो C2O4 ऑक्सलेटो जब कभी भी आएगा तो उसके ऊपर का चार्ज आपको कितना लेना है, -2 लेना है। इथिलीन, डायमीन, टेट्रा एसीटेटो जब कभी भी आएगा तो उसके ऊपर का चार्ज कितना लेना है, 4-। फॉस्फेटो जब कभी भी आएगा तो ये आपको इसके ऊपर का चार्ज कितना लेना है, 3-। सल्फेटो जब कभी भी आएगा तो इसके ऊपर का चार्ज कितना लेना है, 2-। तो ये सारे चार्ज मैंने लिखे हैं। जब ये लीगेंड्स बन के आएंगे तो इनके ऊपर का चार्ज याद रखना है। उसी तरीके से जब कैटायनिक स्पीसीज अमोनियम आएगा तो उसके ऊपर का चार्ज +1 याद रखना है। और एक बात स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब कभी भी
जब कभी भी न्यूट्रल लिगेंड जैसे अमाइन आएगा, न्यूट्रल लिगेंड जैसे एक्वा आएगा, न्यूट्रल लिगेंड जैसे कार्बोनिल आएगा, न्यूट्रल लिगेंड जैसे नाइट्रोसिल आएगा, न्यूट्रल लिगेंड जैसे पाइरिडीन आएगा, न्यूट्रल लिगेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इथाइलिन डाइएमीन आएगा, और न्यूट्रल लिगेंड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जब कभी भी आएगा तो इन सभी का वैल्यू आपको हमेशा 0 ही मान के चलना है। तो मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी मेटल हैं उनका +1, सेकेंड ए ग्रुप में जितने भी मेटल हैं उनका +2, थर्ड ए ग्रुप में एल्यूमिनियम गैलियम का +3, एक्सट्रीम राइट में अगर आप चलेंगे लिगेंड्स जैसे फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमीडो, आयोडाइडो आएगा, इनका -1, न्यूट्रल लिगेंड इन सभी का वैल्यू 0, कैटायनिक स्पीसीज में अमोनियम का +1, अनायनिक स्पीसीज जब लिगेंड बन के आएंगे नाइट्रो N का -1, नाइट्रो O का भी -1, थायोसाइनाइटो S का -1, आइसोथायोसाइनेटो का भी -1, ऑक्सीडेटो का -2, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो का 4-, फॉस्फेटो का 3-, सल्फेटो का 2-। और एक लास्ट पॉइंट आप लोग को क्या याद रखना है स्टूडेंट कि देखिए ये 2 पॉइंट आपको हमेशा यूज पड़ेगा। क्या है? सम मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द स्पीसीज, जितने भी स्पीसीज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में प्रेजेंट हैं उन सभी का वैल्यू 0 होगा। कब होगा? जब वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा तब। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं स्टूडेंट, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो आप यहां पर देखो, ये जो मैंने यहां पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखा है, ये मैं यहां पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखा हूं K4FeCl6। इन सभी में देखिए इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और कहता है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में जितने भी स्पीसीज प्रेजेंट हैं, चाहे वो आयोनाइजेशन स्फीयर में हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट हो, जितने भी स्पीसीज प्रेजेंट हैं उन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो आपको इक्वल टू 0 मानना है। कब? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में। लेकिन अगर आयनिक कॉम्प्लेक्स जैसे मतलब जैसे कि आप यहां पर ये देख लीजिए, इस एग्जांपल को देख लीजिए, CuNH3 2+। जैसे आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, तो इस आयनिक कॉम्प्लेक्स में जो सभी स्पीसीज प्रेजेंट हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो इक्वल टू होगा उसके ऊपर के चार्ज के बराबर। तो ये जो पॉइंट्स है 2 पॉइंट्स, यही मैं लास्ट में लिखा हूं कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में जितने भी स्पीसीज प्रेजेंट हैं उन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 के बराबर लेना है, मतलब इक्वल टू 0 करना है। और अगर आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसमें सभी स्पीसीज के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम वो लेना है जो उसके ऊपर चार्ज आपको दिया हुआ रहेगा। तो ये था स्टूडेंट इसमें थ्योरेटिकल बात। अब इसमें जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होंगे। तो इसी बातों को हम लोग अब एग्जांपल से समझते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। मैं अपने तरफ से इसमें क्वेश्चन में एक और पॉइंट को ऐड कर दिया हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, दोनों निकालना है ताकि कंसेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएं। देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं या जितने भी एग्जांपल मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा वो बहुत ही सेलेक्टिव एग्जांपल है। मतलब अगर ये सारे एग्जांपल को आप कर लोगे तो फिर सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा परफेक्ट होते चले जाएंगे। और जिस समय आप वर्बली मतलब सिर्फ मुंह से ही आप वर्बली अगर कैलकुलेट करना सीख गए तो समझिए कि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो गए हैं। और प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी में टेक्स्ट क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 285 286 पर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं अभी यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। मुझे कहा गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, मतलब मुझे कहा जा रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज निकालो। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखा हुआ होता है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पहचानने का जो पॉइंट है वो है कि हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर
स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट में ही क्लोज रहता है। तो ये रहा मेरा स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें जो मेटल होगा वही मेरा सेंट्रल मेटल एटम होगा और उसी के ऊपर का चार्ज हम लोग को कैलकुलेट करना है, मतलब उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को कैलकुलेट करना है। मतलब मुझे यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि पोटासियम जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल है, तो पोटासियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +1 और इसको मैंने यहां पर स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। यहां पर ये बता रहा है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है और ये पोटासियम कितने टाइम लिखा हुआ है 4 टाइम, तो इनटू मैंने 4 कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैलकुलेट करना है जो हमें पता नहीं है, तो इसीलिए इसका हम लोग x मान लेते हैं। सर इसका तो आपने +1 मान लिया, इसका कोई वैल्यू आप क्यों नहीं एज्यूम कर लेते हैं? तो स्टूडेंट आपको ये बात पता होना चाहिए कि आयरन जो है वो डी ब्लॉक का मेटल है और डी ब्लॉक का मेटल जिसे हम ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का शो करता है। तो वेरिएबल में से वो +2 +3 +5 +4 +6 इसमें से कुछ भी वैल्यू शो कर सकता है, तो हमें तो फिक्स वैल्यू पता नहीं है। लेकिन पोटासियम जो अल्कली मेटल है, जो फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू होता है वो एकदम फिक्स होता है, इसीलिए उसका वैल्यू हमें पता है। लेकिन जो आयरन है, जो ट्रांजिशन मेटल है, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए उस एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जा रहे हैं। हाँ जी, तो आयरन का मैंने x मान लिया। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग को पता होना चाहिए कि Cn जिसे साइनाइड यानी इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है और लिगेंड के फॉर्म में इसका नाम साइनाइडो होता है, तो एक नेगेटिव चार्ज है इसीलिए प्लस, दैट इज साइनाइड के लिए मैंने यहां पर लिखा -1। कितने टाइम है 6 टाइम है इंटू 6 और देखिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी जितने भी स्पीशीज हैं सभी का सम जो होगा उसे हम लोग इक्वल टू 0 मान लेंगे। पहला केस में क्या डिस्कस कर रहा हूं, केस नंबर 1 में मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में लिया हूं जो न्यूट्रल है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो स्टूडेंट इसे मैं केस नंबर 1 कह देता हूं, जहां मैं वैसे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहा हूं जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अब मैं इसी को कैलकुलेट कर दूंगा स्टूडेंट। +1 इंटू 4 कितना हो गया 4 प्लस x -1 इंटू 6 -6 इक्वल टू क्या हो गया 0। और जब मैं इसे सॉल्व किया तो x इक्वल टू कितना आ गया 2, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया स्टूडेंट 2 आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू कितना आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा 2 आ गया। और अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के पास या सेंट्रल मेटल एटम से टोटल कितने लिगेंड अटैच हैं उसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन है कि लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को कितना लोन पेयर डोनेट किया है, तो उसी लोन पेयर के वैल्यू को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो मुझे लिगेंड के पास वाले वैल्यू को देखना होगा, और अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है तो मुझे सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज को देखना होगा। तो ये रहा जो लिगेंड और इसके पास जो वैल्यू लिखा हुआ है वो है 6। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का जो वैल्यू है ये हो गया स्टूडेंट आपका 6। तो पहला एग्जांपल ये रहा। अब आते हैं स्टूडेंट हम लोग दूसरे एग्जांपल में। मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है। और सेंट्रल मेटल एटम कहां होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कैसे पहचानेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा। ये रहा स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें ये रहा आपका मेटल, मतलब यही सेंट्रल मेटल एटम है। और अगर आप देखेंगे तो ये सेंट्रल मेटल एटम भी ट्रांजिशन मेटल है, मतलब डी ब्लॉक का है। और ट्रांजिशन मेटल जो है उनका तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। इसीलिए इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं x प्लस।
ये जो NH3 है लिगेंड, NH3 लिगेंड है, याद कीजिए स्टूडेंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये अमाइन नाम है, AMMINE, अमाइन है, और ये न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल का मतलब होता है कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब इस अमाइन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए मैंने इसके लिए 0 लिखा। और कितने टाइम रिपीटेड है? इंटू 4 टाइम रिपीटेड है, इंटू मैंने 4 कर दिया। फिर उससे आगे बढ़ा तो मुझे क्या दिख रहा है? सल्फेट। और स्टूडेंट याद कीजिए, सल्फेट के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -2। तो सभी के ऊपर चार्ज को मैंने स्मॉल ब्रैकेट से यहां पर लिखा हुआ है। अब आप देखो तो कहता है यहां पर इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के ऊपर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कोई भी चार्ज नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो जितने भी स्पीसीज हैं सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम है, इसीलिए मैंने प्लस किया है। सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम इक्वल टू 0 मान के चलना है, इक्वल टू 0 मान के चलना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x प्लस 0 इंटू 4 कितना हो गया स्टूडेंट? 0 प्लस -2 दैट ये हो गया -2 इक्वल्स टू 0। और इसे हम लोग जब सॉल्व किए तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 आ गया। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। अब बात आता है कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कहां पर देखते हैं? लीगेंड के पास। होता क्या है? लीगेंड कितना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किया है, या फिर लीगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, या कितना लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है, वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये रहा स्टूडेंट लीगेंड। लीगेंड भी कहां लिखा हुआ होता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा हुआ होता है। तो ये रहा स्क्वायर ब्रैकेट, मेटल को छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ पोर्शन है वही लीगेंड होगा। और लीगेंड के पास आपको वैल्यू क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 4 हो जाएगा। अब आते हैं स्टूडेंट हम लोग थर्ड एग्जांपल पे। देखिए क्या लिखा हुआ है थर्ड एग्जांपल में? NiCO4। हाँ जी, तो हमको क्या करना है? पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो मतलब हमको निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। और स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि निकल भी ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक का मेटल है, जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट होता तो हम लोग तुरंत बोल देते कि भाई इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू है, यही वैल्यू यहां पर होगा। लेकिन ये तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +2, +3, +4 में से कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो वो आखिर वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? उन वैल्यूज में से एग्जैक्ट वैल्यू क्या है यहां पर जो ये शो कर रहा है, उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका वैल्यू कितना मान लेते हैं स्टूडेंट? हम लोग x मान लेते हैं। प्लस CO का नाम कार्बोनिल है, और कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल का तो मतलब ही होता है कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पर 0 मान लिया। कितने टाइम्स है? 4 टाइम है, इंटू 4 कर दिया। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में जितने भी स्पीसीज हैं सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा, एडिशन होगा, वो इक्वल टू 0 होगा। सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा इक्वल टू 0 होगा। और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो यहां से x का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वैल्यू आया वो 0 आया। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और मैं बार बार आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में कह रहा हूं कि कितना लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है, या लीगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम से कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, या फिर लीगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को कितना लोन पेयर डोनेट किया है, वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और आप देख सकते हैं कि यहां पर लीगेंड के पास 4 लिखा हुआ है, मतलब 4 लीगेंड्स जो है वो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हैं, या लीगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम से 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा। अब मैं आता हूं स्टूडेंट इसके 4th पॉइंट पे, 4th कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे, जो कैसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो आइए देखते हैं इसको कैसे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे थे। जो नीचे जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखा हुआ था उसको मैंने ऊपर लिख दिया। और ऑक्सीडेशन स्टेट का 3 एग्जांपल सॉल्व करने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है। और सेंट्रल मेटल एटम कैसे पहचानेंगे? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखा हुआ रहेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे पहचानेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा। तो ये रहा स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें जो मेटल है वो कोबाल्ट है, और कोबाल्ट जो है वही आपका यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है। तो उसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू कितना मान लें? x मान लेते हैं। हाँ जी, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्लोराइडो, Cl, मतलब ये 7th A ग्रुप का नॉन मेटल है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू कितना होगा? -1। तो ये लिखा मैंने -1। कितने टाइम है स्टूडेंट? इंटू 2 टाइम है, तो 2 कर दिया मैंने, इंटू 2 कर दिया। अब En जिसका नाम इथाइलिन डाइएमीन है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इसके ऊपर का चार्ज कितना होगा? 0। कितने टाइम्स है आपका स्टूडेंट? ये 2 टाइम्स है, तो इंटू 2 कर दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? Cl, इसका वैल्यू कितना होगा? -1 और -1 -1
ये लिखा मैंने -1, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जितने भी मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हूं इन सभी का सम इक्वल टू 0 होगा। आप सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर स्टूडेंट, x -1 इंटू 2, तो ये हो गया आपका -2, ये हो गया वैल्यू आपका 0, ये वैल्यू हो गया आपका -1 इक्वल टू 0, तो यहां से हो गया आपका x इक्वल्स टू हो गया आपका 3, मतलब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया। अब समझना कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैंने क्या बोला, सेंट्रल मेटल एटम से कितना लीगेंड अटैच है या फिर लीगेंड ने कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम से बनाया है, या फिर लीगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को कितना लोन पेयर डोनेट किया है। तो स्टूडेंट आप यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप समझ गए तो फिर आपका ऑलमोस्ट पोर्शन खत्म होगा सर। देखिए आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपका मोनोडेंटेट लीगेंड है, लेकिन ये आपका बाइडेंटेट लीगेंड है, और बाइडेंटेट लीगेंड का मतलब, कहने का मतलब कि उसने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। मोनोडेंटेट लीगेंड का कहने का मतलब सेंट्रल मेटल एटम से 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, या फिर बाइडेंटेट लीगेंड का मतलब है कि उसने 2 लोन पेयर डोनेट किया है, और मोनोडेंटेट लीगेंड का मतलब है कि उसने 1 ही लोन पेयर डोनेट किया है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पर, ये मोनोडेंटेट लीगेंड है तो इसके लिए 1 इंटू 2 कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने जा रहे हैं, तो मोनोडेंटेट लीगेंड है इसलिए 1 इंटू 2 प्लस ये बाइडेंटेट लीगेंड है स्टूडेंट, मतलब ये एक जो है, जो एक लीगेंड है ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, या फिर एक लीगेंड जो है ये 2 लोन पेयर डोनेट किया है। अगर आपको EN इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर याद होगा स्टूडेंट, देखिए मैं बनाता हूं यहां पर, मैं कल आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर। ये रहा आपका इथाइलिन डाइएमीन, जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट था, और यही दो नाइट्रोजन जो है जो लेफ्ट और राइट में लिखा हुआ है, यही सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था। तो आप देखिए कि ये जो आपका यहाँ पर बाइडेंटेट लीगेंड है, ये कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, 2। ये कितना लोन पेयर डोनेट किया, तो 2। तो जब कभी भी बाइडेंटेट लीगेंड आ जाए तो समझ जाना कि वो आपका 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा या 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। तो EN जो कि बाइडेंटेट लीगेंड है, ये आपका 2 लोन पेयर बनाएगा, 2 लोन पेयर डोनेट किया है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 लिख दिए। और ये कितने टाइम्स है, ये आपका 2 टाइम है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 प्लस यहाँ पे 4, मतलब सॉल्व करने पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट, ये आ रहा है आपका 6। तो बाइडेंटेट लीगेंड जब रहे, जब बाइडेंटेट लीगेंड जब स्टूडेंट रहे, तो बाइडेंटेट लीगेंड में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका होता है 2 इंटू डेंटिसिटी, 2 इंटू डेंटिसिटी। तो यहां पर मैंने 2 लिखा और डेंटिसिटी कितना लोन पेयर डोनेट किया है तो इंटू 2 कर दिया, तो ये आ गया 4, और यही 4 मैंने यहां पर लिखा था। और मोनोडेंटेट के लिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू डेंटिसिटी, तो 1 और डेंटिसिटी कितना है 2, तो ये 1 इंटू 2 हो गया, और 2 प्लस 4 जब मैंने किया तो ये आ गया स्टूडेंट आपका 6। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर पहले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब स्टूडेंट आते हैं अगले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तरफ। तो अगर अगले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तरफ हम लोग आते हैं स्टूडेंट, इसमें हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज, और सेंट्रल मेटल एटम कैसे पहचानेंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये रहा स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें जो मेटल है ये है एल्यूमिनियम, मतलब हम लोग को एल्यूमिनियम के ऊपर का चार्ज कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, पोटासियम फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू कितना होगा, +1। कितने टाइम्स है स्टूडेंट, 3 टाइम है, तो इंटू 3 कर दिया। आगे बढ़िए, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना है, इसीलिए x मान लिए। उसके बाद ये रहा आपका ऑक्सीडेटो, और याद होगा स्टूडेंट कि इसके ऊपर का चार्ज मैंने आपको बताया था -2, तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया -2। कितने टाइम्स है, 3 टाइम है, इंटू 3 कर दिया। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो सभी का सम क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, +1 इंटू 3 क्या हो गया 3x, -2 इंटू 3 क्या हो गया -6 इक्वल्स टू 0। x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू आया ये आपका 3 आया। अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपको लीगेंड के पास जाना होगा, और लीगेंड का पहले आपको नेचर देखना होगा कि मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है कि ट्राइडेंटेट है कि टेट्राडेंटेट है कि पेंटाडेंटेट है कि हेक्साडेंटेट है। ये C2O4 ऑक्सैलेटो, अगर आपको याद होगा तो ऑक्सैलेटो एक बाइडेंटेट लीगेंड है, और अगर बाइडेंटेट लीगेंड का अगर हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू डेंटिसिटी। अगर मोनोडेंटेट लीगेंड होता
तो यहां पर 1 इंटू डेंटिसिटी, ट्राइडेंटेट होता तो 3 इंटू डेंटिसिटी, टेट्राडेंटेट होता तो 4 इंटू डेंटिसिटी, पेंटाडेंटेट लिगेंड होता तो 5 इंटू डेंटिसिटी, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता तो 6 इंटू डेंटिसिटी। यहां पर मैंने ये बाइडेंटेट लिगेंड है इसीलिए मैंने 2 इंटू डेंटिसिटी लिखा। 2 क्यों लिखा? क्योंकि ये जो लिगेंड है ये सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर डोनेट करता है या फिर उसके साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए मैंने यहां पर 2 लिखा। हाँ जी, तो यहां पर 2 लिखा हुआ है तो 2 की जगह 2 लिख दिया। और डेंसिटी कितना शो कर रहा है? 3 शो कर रहा है। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर का स्टूडेंट जो वैल्यू आया ये आया आपका 6। तो ये रहा ऑक्सीडेशन स्टेट और ये रहा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मैं आता हूं स्टूडेंट लास्ट एग्जांपल पे। तो लास्ट एग्जांपल पे आप देखेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, तो अब आप यहां पर देखिए कि ये आपको जो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कैलकुलेट करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर का चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। और सेंट्रल मेटल एटम को कैसे पहचानेंगे? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में जो सेंट्रल मेटल है वो है आपका प्लैटिनम। और प्लैटिनम के बाद जितने भी हैं वो सब का सब लीगेंड है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो लीगेंड को देखो, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर के चार्ज को देखो। तो प्लैटिनम का मुझे निकालना है तो इसीलिए मैं प्लैटिनम के लिए मैं क्या लिख देता हूं? x मान लेता हूं। ये मैंने लिखा इसके लिए x प्लस अमाइन जो है ये न्यूट्रल लिगेंड है इसीलिए मैंने इसके लिए लिखा 0। कितने टाइम्स है स्टूडेंट? 2 टाइम्स है इसीलिए मैंने इंटू 2 कर दिया। उसके बाद यहां पर क्लोराइड और Cl के लिए वैल्यू क्या होगा? -1, तो इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया -1। अब आगे बढ़े NO2 के लिए मैंने चार्ज आपको क्या बताया था? -1। 1 है तो 1 टाइम लिखा हुआ है तो इंटू 1 करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो जितना भी वैल्यू लिखे हैं सभी का सम आप इक्वल टू 0 कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 0 इंटू 2 क्या हो गया? 0। यहां से क्या हो गया? -1। यहां से क्या हो गया? -1 इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। और यहां से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू क्या आ गया? आपका 2 आ गया। और अब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब निकालना है तो आपको लिगेंड के पास जाना होगा और लिगेंड का नेचर देखना होगा कि वो किस कैटेगरी का लिगेंड है। मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राई टेट्रा पेंटा या हेक्साडेंटेट है। तो चलिए, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है और ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। और मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो वैल्यू लिखा हुआ रहता है डायरेक्टली से उसी को देख लेते हैं। तो यहां से 2, यहां से 1 और यहां से भी 1, तो 2 और 1 3 और 1 4। मतलब जो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू आ गया आपका 4 के बराबर। क्योंकि कैसे? क्योंकि सर अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं 1 इंटू डेंटिसिटी। डेंटिसिटी आपको साफ साफ दिखेगा, बस आपको याद रखना है कि मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है कि ट्राई है कि टेट्रा है कि पेंटा है कि हेक्सा है। अगर मोनो रहेगा तो यहाँ 1 कर देना, बाइडेंटेट है 2 कर देना, ट्राइडेंटेट है तो 3 कर देना, टेट्राडेंटेट है तो 4 कर देना, पेंटाडेंटेट है तो 5 कर देना, हेक्साडेंटेट है तो 6 कर देना। आपको सिर्फ मोनो, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट और आपको हेक्साडेंटेट, ये 3 का एग्जांपल आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जितने भी लिगेंड है सब मोनोडेंटेट है, तो इसीलिए मैंने 1 लिखा। और डेंसिटी कैलकुलेट कर लो, जो नीचे सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जो वैल्यू लिखा हुआ है उसको जोड़ दो। 2, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 3 हो गया, और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1, तो 1 और 1 2 और 2 4, तो 1 इंटू मैंने 4 किया तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया स्टूडेंट? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। और यही मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिखाया है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अभी और भी एग्जाम्पल आपके साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मैं अगला 3 एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मतलब मुझे सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज निकालना है। तो सेंट्रल मेटल एटम कैसे पहचानेंगे? जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा। ये रहा क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम, ये रहा कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, और ये रहा मेरा यहाँ भी क्रोमियम जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है। अब मुझे इसी के ऊपर का चार्ज निकालना है। ये सभी का सभी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। वो मैंने कैसे पहचाना? क्योंकि देखिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लिखा हुआ है, कोई भी चार्ज नहीं लिखा हुआ है, कोई भी चार्ज नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। NH4 अमोनियम, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? +1, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे +1। अच्छा, कितने टाइम लिखा हुआ है? ये 1 टाइम लिखा हुआ है, तो +1 इंटू 1, तो ये +1 ही रह जाएगा। आगे बढ़िए। उसके बाद क्रोमियम, इसका तो मुझे निकालना है इसीलिए मैंने इसका x मान लिया। उसके बाद NH3, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका वैल्यू कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का? 0।
कितने टाइम लिखा हुआ है 2 टाइम, तो इंटू 2 कर दिया। अब यहाँ पे आ गया HCN, थायोसाइनेटो नाम था, इसके ऊपर का चार्ज कितना होता है -1, और कितने टाइम लिखा हुआ है इंटू 4 कर दिया मैं। और सभी का सम किसके इक्वल हो जाएगा, सभी के सम ऑक्सीडेशन स्टेट का सम इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अब स्टूडेंट्स को मैं सॉल्व कर देता हूं, यहां से निकल के आ गया 1, यहां से आ गया x, यहां से आ गया 0, इसको सॉल्व करने पर 0, और यहां से सॉल्व किए आप यहां से, तो ये हो गया -4 इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे 0, और x का जो वैल्यू हमने सॉल्व किया वो आ गया आपका 3, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वैल्यू है वो आ गया 3। अब मुझे निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए मैं आपको निकालने के लिए बता रहा हूं स्टूडेंट कि आगे चैप्टर में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालने के लिए, अगर आप निकालने अगर आपको आ जाएगा तो आगे चैप्टर में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए लिगेंड को पहचानते हैं। ये तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 1 इंटू डेंटिसिटी, तो 1 इंटू 2, प्लस ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 1 इंटू डेंटिसिटी, और डेंटिसिटी कितना है 4, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, और 1 इंटू 4 कितना हो गया 4, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया स्टूडेंट 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6 हो गया। चलिए मैं अगले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आ रहा हूं। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट, इसलिए मैंने इसका x मान लिया, प्लस न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इसका चार्ज का वैल्यू क्या होगा 0। आगे बढ़िए, एक्वा, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका भी हो जाएगा 0। ये 1 टाइम है तो मैं इंटू 1 नहीं कर रहा हूं क्योंकि अंडरस्टूड है स्टूडेंट। उसके बाद Cl, इसके ऊपर का चार्ज कितना होता है स्टूडेंट -1, तो मैंने यहां पर कर दिया -1। कितने टाइम लिखा हुआ है 3 टाइम, तो इंटू 3 कर दिया। अब देखिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए आप यहां से, x -1 इंटू 3 हो गया, यहां से -3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 3 आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया 3 आ गया। अब मुझे निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए कहां जाना होगा, लिगेंड। लिगेंड कहां लिखा हुआ है, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा। तो ये कैसा लिगेंड है स्टूडेंट, मोनोडेंटेट। ये कैसा लिगेंड है, ये भी मोनोडेंटेट है। और मोनोडेंटेट लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं 1 इंटू डेंटिसिटी। मोनो का तो मतलब ही होता है 1 कर दिया। डेंटिसिटी जो वैल्यू आपका नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख के दिया रहेगा, कुछ नहीं लिख के दिया है तो 1 मान लेते हैं। इसके अलावा भी और लिगेंड है तो प्लस कर दिया। मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 1 कर दिए। इसके नीचे का सबस्क्रिप्ट कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कितना मान ले 1 मान ले, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, टोटल कितना हो गया 2, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू क्या हो गया 2। तो इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों निकालना सीख रहे हैं। अब आते हैं स्टूडेंट थर्ड एग्जांपल में, थर्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू कितना मान ले x, प्लस Cl का वैल्यू कितना होगा -1, चार्ज जो होता है Cl के ऊपर -1। कितने टाइम लिखा हुआ है 3 टाइम, इंटू 3 कर दिया। प्लस Py का पूरा नाम क्या है पायरिडीन। ये कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है नो चार्ज, इसीलिए 0 कर दिया। कितने टाइम लिखा हुआ है 3 टाइम, इंटू 3 कर दिया। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब सभी का सम इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट इसको, x -1 इंटू 3 -3 प्लस 0 इंटू 3 0 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया स्टूडेंट 3 आ गया। अब निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या करते हैं, लिगेंड के पास जाएंगे। लिगेंड का पहले नेचर पता करेंगे कि वो मोनो कैटेगरी का है कि बाई डाई टेट्रा पेंटा हेक्सा कैटेगरी का है। तो चलिए ये रहा लिगेंड। लिगेंड कैसे पहचानते हो, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर Cl जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। Py जो है ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनो का मतलब क्या होता है 1, और यहाँ पर डेंटिसिटी कितना लिख के दिया है 3, प्लस मोनो का मतलब क्या होता है 1, डेंटिसिटी कितना लिख के दिया है 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, मतलब जो यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो हो गया आपका 6। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूं। जितना मैं एग्जांपल यहाँ पर आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, ये सारे अपने कॉपी में खुद से प्रैक्टिस करो। अगर ये सारा एग्जांपल आप सॉल्व कर लोगे तो फिर आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन बनाओगे स्टूडेंट बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं सेलेक्टिव क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट नंबर ऑफ टाइम कंफ्यूज होते हैं या गलती करते हैं, मैं वैसे ही क्वेश्चन को ओके स्टूडेंट्स। तो अगला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये रहा आपके सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप यहाँ। देखो इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में अगर आप देखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो मेटल लिखा हुआ है उसके नीचे एक नंबर है। इस नंबर को हम लोग सब स्क्रिप्ट कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे भी एक नंबर लिखा हुआ है सब स्क्रिप्ट।
इसके पहले जितना भी था उसमें मतलब सबस्क्रिप्ट का वैल्यू 1 रह रहा था, बट अब यहां पर सबस्क्रिप्ट आया। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे? इस 4 को क्रॉस करके उधर ले जाएंगे और इस 3 को क्रॉस करके उधर ले जाएंगे। तो जब क्रॉस करके उधर ले जाएंगे स्टूडेंट, तो ये सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा? आप सिर्फ इस वाले को देखो, इस वाले को देखो। अब अगर आप वहां सॉल्व कर देखोगे तो ये हो गया Fe यहां से, और ये चार्ज आपका ऊपर गया तो ये हो गया +3। मैंने प्लस क्यों लिखा? क्योंकि ये आगे वाला पोर्शन कैटायन है और जो पीछे वाला पोर्शन है वो अनायन है, तो इसीलिए कैटायन के लिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा। और 3 क्यों लिखा? क्योंकि ये आपका क्रॉस होकर लेफ्ट हैंड साइड में गया। उसके बाद आप यहां लिखे Fe, यहां लिखे हैं आप यहां पे Cl6, और ये वैल्यू जब क्रॉस होकर राइट में गया तो ये हो गया 4। ये अनायन वाला पार्ट है, इसीलिए इसके लिए मैंने यहां पर लिखा -4। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर आपको चार्ज निकालना है, मतलब हमको सिर्फ इस अनायन वाले पोर्शन से मतलब है, मतलब मैं सिर्फ इस पर ध्यान दूंगा। और अगर आप इसको रिजॉल्व करके लाओगे तो ये आएगा FeCl6 का होल 4- आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दो स्टूडेंट, तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? ये आयरन है, तो इसका कितना मान लें हम लोग? X मान लेते हैं, प्लस साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1, और कितने टाइम लिखा हुआ है? 6 टाइम, तो इंटू 6 कर दिया। क्या ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है? नहीं, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर का चार्ज लिखा हुआ है, मतलब ये आयनिक स्पीसीज है। और आयनिक स्पीसीज का जो आयनिक स्पीसीज है या आयनिक कॉम्प्लेक्स रहता है, उसमें सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू चार्ज के बराबर होगा। तो चार्ज लिखा हुआ है दैट इज -4। सॉल्व करेंगे तो x -6 इक्वल्स टू -4, और सॉल्व किए स्टूडेंट तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ गया आपका 2। अब बात आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मुझे किसको देखना होता है? लिगेंड को। और लिगेंड को देखने के लिए मैंने पहले उसका नेचर को देखूंगा। लिगेंड कहां लिखा हुआ रहता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये तो सेंट्रल मेटल एटम है, तो बचा हुआ जो होगा वही लिगेंड होगा स्टूडेंट। तो ये लिगेंड है। पहले बताओ लिगेंड का नेचर कैसा है? मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट के लिए मैंने क्या लिखा? 1, और डेंसिटी कितना लिख के दिया है? 6। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का भी ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर लिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट उतना ही आप इसमें परफेक्ट होते जाइएगा। क्वेश्चन तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बट आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। क्वालिटी पे आप ध्यान दीजिए, क्वांटिटी के चक्कर में आप नहीं। ओके स्टूडेंट्स, मैं जितने भी एग्जांपल यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे के सारे एग्जांपल सेलेक्टिव एग्जांपल हैं। बेस्ट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, तो इसमें मुझे निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। निकालते हैं स्टूडेंट। पोटासियम का ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू कितना होता है? 1। कितने टाइम है? ये आपका 1 टाइम है, तो 1 × 1 कर दिया। प्लस क्रोमियम का निकालना है तो X कर दिया मैंने यहाँ पर। ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका 0 मान लेना है। कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो इंटू 2 कर दिया। इसके ऊपर का चार्ज कितना होता है? -2, तो मैंने यहाँ -2 लिख दिया। कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो इंटू 2 कर दिया। प्लस क्या यहाँ पर ये वाटर H2O ये लिखा हुआ है वाटर। ये क्या है? एक्वा। इसको मैं एक्वा बोल रहा हूँ, इसको मैं वाटर बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल मॉलिक्यूल है और ये लिगेंड है। तो जब लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो नाम एक्वा, नॉर्मल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा तो इसका मतलब इसका नाम वाटर। और इसी वाटर जो है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो 0। कितने टाइम लिखा हुआ है? 3 टाइम, तो इंटू 3। और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब सभी का जो सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा। उसको सॉल्व कर दो आप। 1 × 1 1 प्लस x 0 × 3। देखो आप यहाँ पे 1 × 1 1 x 0 × 2 0 -2 × 2 -4 0 × 3 आपका हो गया 0 इक्वल्स टू 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? आपका 3 आ गया। 1 यहाँ देखो ना आप यहाँ पे 1 प्लस x -4, तो यहाँ पर कितना हो गया? x -3 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू क्या आ गया? 3 आ गया। स्टूडेंट ये सब आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन इतना तो आप लोग को आता होगा। खैर चलिए, अब बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मुझे किसको देखना होता है? हम लोग को किसको देखना होता है? लिगेंड को। और लिगेंड कहाँ लिखा हुआ होता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो चलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है? ये बाइडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए, मोनो के लिए क्या लिख लें? 1। कितने टाइम लिखा हुआ है? डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 2। प्लस बाइडेंटेट के लिए हम लोग क्या मान लेंगे? 2। डेंसिटी कितना लिखा हुआ है? इंटू 2। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया स्टूडेंट? कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया आपका 6।
तो ये रहा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट और ये रहा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहला केस में मैं सिर्फ वैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को डिस्कस कर रहा था जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। अब केस नंबर 2 में मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को डिस्कस करूंगा जो आयनिक कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट किया वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था, मतलब उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन अब केस 2 में हम लोग आयनिक कॉम्प्लेक्स डिस्कस करेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब अनायनिक कॉम्प्लेक्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें सेंट्रल मेटल कौन है? क्रोमियम। इसमें सेंट्रल मेटल कौन है? आयरन। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, कितना मान ले? x प्लस C2O4 के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2 और कितने टाइम है? 3 टाइम है, तो इंटू 3 कर दिया। और इन सभी का सम, अब तो कुछ बचा नहीं, तो इन सभी का सम किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के इक्वल कब होता था? जब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था तब। लेकिन अब ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सभी स्पीसीज के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो इक्वल टू उस वैल्यू के होगा जो चार्ज यहां लिख के दिया है। और इसके ऊपर चार्ज क्या लिख के दिया है? -3। चलिए x -2 इंटू 3 क्या हो गया? -6, यहां पर इक्वल टू -3। आप जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 3 हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में पहले देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए किसके पास जाते हैं? लिगेंड के पास। लिगेंड का पहले नेचर बताओ, कैसा लिगेंड है? ये बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब 2 इंटू डेंटिसिटी हो जाएगा। और डेंटिसिटी कितना लिख के दिया है? 3, तो 2 इंटू 3 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया और ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। आइए अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मुझे इसमें निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्या मान लूं? x मान लेता हूं। उसके बाद EDTA, और EDTA आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि EDTA जिसका नाम इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो है, इसके ऊपर चार्ज होता है -4 के बराबर, -4 के बराबर। और ये कितने टाइम लिखा हुआ है? 1 टाइम लिखा हुआ है, तो इंटू 1 कर दिया। इक्वल टू, अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ 0 हो जाएगा, और अगर न्यूट्रल नहीं है तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होगा, कोई ना कोई चार्ज होगा, और चार्ज वही होगा जो वो लिख के दिया होगा। और यहाँ चार्ज कितना लिख के दे रहा है? -1। अब सॉल्व कर देते हैं। x -4 इंटू 1 दैट इज -4 इक्वल्स टू -1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका 3 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब जो है यहाँ पर स्टूडेंट आपका ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। अब बात आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमें किसके पास जाना होगा? लिगेंड के पास। और ये किस नेचर का लिगेंड है? ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो हेक्सा के लिए क्या लिखा? 6 इंटू क्या हो जाएगा? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का वैल्यू कितना लिख के दिया है? 1, तो 6 इंटू 1 हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू हो गया 6। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट। आयनिक कॉम्प्लेक्स में ही हम लोग केस 2 के आयनिक कॉम्प्लेक्स में ही कुछ और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये आयनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के ऊपर चार्ज लिखा होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के ऊपर देखिए चार्ज लिखा हुआ है, और चार्ज में भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए निकालते हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है? यहाँ पर प्लैटिनम। इसका कितना मान ले? x कैलकुलेट करना है, x मान लिए। Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1, कितने टाइम है? 2 टाइम है। En के ऊपर चार्ज क्या होता है? 0, कितने टाइम है स्टूडेंट? 2 टाइम है। और अब कुछ नहीं है तो इक्वल टू, और इक्वल टू में क्या हम यहाँ 0 लिखेंगे? नहीं, जब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता तब इक्वल टू 0 करते हैं। लेकिन ये आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर वो वैल्यू होगा जो वो चार्ज के फॉर्म में लिख के दिया है, और चार्ज के फॉर्म में लिख के क्या दिया है? +2। अब सॉल्व कर दो इसको। x -1 इंटू 2 -2 प्लस 0 इंटू 2 0 इक्वल्स 2 हो गया स्टूडेंट यहाँ पर 2। और सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया? 4, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर अब निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मुझे लिगेंड को देखना होगा, और लिगेंड यहाँ पर 1 और 2, मतलब 2 डिफरेंट टाइप का है। जहां पर Cl जो है ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, और जो इथाइलिन डाइएमीन है वो बाइडेंटेट लिगेंड है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए क्या लिखेंगे? 1 इंटू डेंटिसिटी, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, प्लस बाइडेंटेट के लिए क्या लिखेंगे? 2 इंटू डेंटिसिटी। चलिए 1 इंटू डेंटिसिटी कितना नंबर लिख के दिया है? 2, प्लस 2 इंटू डेंटिसिटी कितना नंबर लिख के दिया है? 2। आप सॉल्व कर दे स्टूडेंट, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 2, मतलब ये हो गया 6। तो कोऑर्डिनेशन, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 4।
इसका मतलब मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है 4। कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम से 6। अब आइए इसमें निकालते हैं, ध्यान से देखिए चलना। ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो x मान लिया, प्लस ये न्यूट्रल है तो इसके ऊपर चार्ज क्या होता है 0। कितने टाइम है स्टूडेंट 2 टाइम है तो इंटू 2 कर दिया, प्लस इसके ऊपर चार्ज कितना होता है -1 तो -1 इंटू 2 टाइम लिखा हुआ है इंटू 2 कर दिया। उसके बाद En ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0। अब उसके अलावा इसके इक्वल टू, अब तो कुछ है नहीं तो इसके बाद इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद हम मुझे यहाँ पर अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता तो 0 कर देते हैं, लेकिन आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर हम वो वैल्यू को लिखेंगे जो यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज के फॉर्म में होगा। कितना है 1। सॉल्व कर दे स्टूडेंट, x 0 इंटू 2 क्या हो गया 0, -1 इंटू 2 क्या हो गया -2 इक्वल टू हो गया 1, और x बराबर क्या हो गया 3। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू हो गया इसका 3। अब मुझे निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए किसको देखना होगा लीगेंड को, तो लीगेंड देखिए यहाँ 1 2 3 टाइप का है, 3 टाइप का लीगेंड है। ये कैसा है मोनोडेंटेट लीगेंड है, मतलब 1 इंटू डेंटिसिटी, प्लस ये भी मोनोडेंटेट लीगेंड है तो 1 इंटू डेंटिसिटी, प्लस ये बाइडेंटेट लीगेंड है मतलब 2 इंटू डेंटिसिटी। मैं डेंटिसिटी को शॉर्ट में लिखा हूं, एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला दिखाने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। हाँ जी, डेंटिसिटी के लिए वैल्यू देख लो कितना लिखा हुआ है 2, प्लस डेंटिसिटी के लिए वैल्यू कितना लिखा हुआ है 2, प्लस डेंटिसिटी के लिए वैल्यू कितना लिखा हुआ है कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 मान लो, तो यहां से हो गया 2, यहां से भी हो गया 2 और यहां से हो गया 2, टोटल कितना वैल्यू हो गया 6। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम से 6 लिगेंड अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, और क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन को यूज किया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट केस नंबर 2 भी हम लोग का डिस्कस हो गया, और इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब कुछ हम लोग ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट को मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है, और जनरली इस लेवल का क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करते नहीं है या उनसे बनता नहीं है। आइए उस क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ज्यादा फोकस करता है। अब तक जितना भी हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्व देख रहे थे उसमें कोई एक ही पार्ट कॉम्प्लेक्स था, मतलब या तो कैटायन कॉम्प्लेक्स था या तो अनायन कॉम्प्लेक्स था। जैसे मैं यहां पर 2 एग्जांपल लिखा हूं, देखो इसमें कैटायन वाला पार्ट सिंपल है लेकिन अनायन वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फिर देखो यहां पर सेकंड एग्जांपल में देखो, यहां पर कैटायन वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स है लेकिन अनायन वाला पार्ट जो है वो सिंपल है। लेकिन अब जो हम एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें कैटायन और अनायन दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स है। क्या कहना चाह रहा हूं समझना बात को। देखिए अब तक जितना भी मैं एग्जांपल डिस्कस किया था उसमें कोई एक ही पोर्शन कॉम्प्लेक्स था, मतलब एक ही स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखता था। मतलब या तो कैटायन पार्ट में कॉम्प्लेक्स था या तो अनायन पार्ट में कॉम्प्लेक्स था, मतलब या तो कैटायन पार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट था या तो अनायन पार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट था। जैसे इस एग्जांपल में अनायन पार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट है, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कैटायन पार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आप डिस्कस करने जा रहे हैं केस नंबर 3 में, उसमें कैटायन एज वेल एज अनायन दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है, दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन आता है। कुछ बात अगर हम लोग ट्रिक के फॉर्म में याद रखेंगे तो इस तरह के अच्छे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब इसके लिए स्टूडेंट आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देखना आना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कैलकुलेट करने आता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए। कैसे? अगर प्लैटिनम और पैलेडियम नाम का मेटल आ जाए, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो डेफिनेटली आपको ये मान के चलना होगा कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। उसी तरीके से अगर प्लैटिनम या पैलेडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देख के आप ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर देख के आप ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। उसी तरीके से अगर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आया और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इन तीनों में से किसी एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो आप ये मान लेना कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। उसी तरीके से अगर कोई 3D सीरीज के मेटल है, मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के 3D सीरीज के कोई मेटल है और अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब 6 लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। लेकिन उसी 3D सीरीज में जो मेटल्स हैं अगर उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब 6 लिगेंड नहीं 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। अगर आप इन सब बातों को दिमाग में रखते हैं स्टूडेंट, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैं कल भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट आप फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को देखें और बड़े ध्यान से समझना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिए
ध्यान से देखना। अभी अब अगर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तो इसमें से किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और न्यूट्रल कब होगा? न्यूट्रल तब होगा जब जितना चार्ज कैटायन के ऊपर है उतना ही चार्ज अनायन के ऊपर है, तब जाके वो न्यूट्रल होगा। मतलब जितना पॉजिटिव है अगर उतना ही नेगेटिव है तब वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब जितना चार्ज कैटायन के ऊपर है उतना ही चार्ज अनायन के ऊपर है, इसीलिए ओवरऑल इसके ऊपर जीरो चार्ज है, नो चार्ज है, इसीलिए ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि प्लैटिनम का जो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है वो 4 है। इसका मतलब अगर प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो प्लैटिनम है पहले कॉम्प्लेक्स में, इस कॉम्प्लेक्स के कैटायन पार्ट में जो प्लैटिनम है, देखो कैटायन में भी प्लैटिनम है, अनायन में भी प्लैटिनम है। आपको बोलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो आपको दोनों का निकालना होगा, जो कैटायन पार्ट में मेटल है उसका भी और अनायन पार्ट में मेटल है उसका भी। तो कैसे निकालेंगे? तो इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना आप। प्लैटिनम और पैलेडियम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब जो यहां पर प्लैटिनम है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 2 होगा। तो अब ओवरऑल इसके ऊपर कितना चार्ज है? तो देखो भैया यहाँ प्लैटिनम का +2 है, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 × 4 सही है। अब देखो इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे, देखो यहां से इसको देखो, इसका मैंने आपका +2 लिखा और इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, तो 0 × 4 0 हो गया। तो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? +2 आ रहा है। तो अगर इसके ऊपर +2 है तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि इसके ऊपर -2 होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव का वैल्यू जितना है उतना ही अगर नेगेटिव का है तभी तो ये 0 होगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव रहा होगा, जितना कैटायन के ऊपर चार्ज है उतना ही अनायन के ऊपर चार्ज होगा। तो कैटायन वाले के ऊपर चार्ज कितना है? तो कैटायन में देखो कौन कौन सा है, प्लैटिनम है और अमाइन है। तो प्लैटिनम के चार्ज कितना है? +2। अमाइन के ऊपर चार्ज क्या है? 0। तो ओवरऑल इन दोनों का चार्ज मिला है तो नेट चार्ज कितना आएगा? +2। तो इसका मतलब इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? -2 चार्ज होगा। अब चलो यहां सॉल्व कर देते हैं। यहां पर x, अब x क्लोरीन का क्या होगा? -1 इंटू क्या होगा स्टूडेंट? 4। अब इक्वल टू कितना ले लेंगे? -2 ले लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो x -1 × 4 -4 इक्वल्स टू -2 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब यहां भी प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और यहां भी प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां भी स्टूडेंट आपका 4 है और कोऑर्डिनेशन यहां भी आपका 4 है। तो इस तरीके से आप यहां पे निकाल सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं और भी एग्जाम्पल यहां डिस्कस करता हूं ताकि आपका, तो फिर से मैं एक अगला एग्जांपल ले रहा हूं और आप देख सकते हो कि कैटायन और अनायन दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है और इसके ऊपर देखिए कोई भी चार्ज नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब है जितना चार्ज कैटायन के ऊपर है उतना ही चार्ज अनायन के ऊपर है। मतलब जितना पॉजिटिव वैल्यू है उतना ही नेगेटिव वैल्यू होगा, तभी ये न्यूट्रल बनेगा, तभी जाके टोटल नेट सम जो होगा वो 0 होगा। हाँ जी, अब देखो आप यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स खुद से मानना होता है स्टूडेंट। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कैसा होता है, इसको न्यूट्रिक के फॉर्म में है। अगर प्लैटिनम और पैलेडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2, लेकिन अगर प्लैटिनम और पैलेडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा। चलो इसमें देख लेते हैं स्टूडेंट, यहां पर क्या देख रहे हैं? प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 है, इसीलिए मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन में काउंट होते हैं स्टूडेंट, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन होते हैं उस तरह के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। ये तो आप जान रहे हैं ना कि दोनों का दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 1 × डेंसिटी हो जाएगा, तो 1 × 4 और 1 × 2। मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर प्लैटिनम का 6 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 3 होगा। मतलब प्लैटिनम के ऊपर चार्ज 3, ये तो न्यूट्रल है, तो 0 × 4 क्या हो गया? 0, -1 × 2 क्या हो गया? -2। मतलब जो नेट चार्ज निकल के आ रहा है वो नेट चार्ज क्या हो गया? +1। तो इसके ऊपर अगर +1 चार्ज है तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? -1। तो इसीलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं अपने मन से -1। यहां का तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम चल गया कि ये +3 है।
अब इसका आपको निकालना है, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया 3, यहाँ तो मालूम चल गया। अब इसका निकालना है स्टूडेंट, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिए, कंफ्यूजन नहीं है, इस पॉइंट को आप सिर्फ याद रखो ना, बन जाएगा। तो इसका क्या मान ले, x -1 चार्ज होता है तो -1 लिखे। देखो x प्लैटिनम का x मान लिए, क्लोरीन का चार्ज कितना होता है -1 इंटू कितना है 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। सॉल्व करोगे x -4 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू क्या हो गया 3 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर अनायन में रहने वाले प्लैटिनम का 3, ऑक्सीडेशन नंबर कैटायन में रहने वाले प्लैटिनम का 3। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दो स्टूडेंट, 4 और +2 क्या हो गया 6, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया आपका 4। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। मैं और भी एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करता हूं ताकि कंसेप्चुअली आप समझ जाएं, बस आपके प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं, अगले एग्जांपल्स को देखते हैं। यहां भी देखिए कैटायन और अनायन दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है और दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। इसका मतलब है जितना चार्ज इस वाले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेफ्ट में लिखे हुए कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, उतना ही चार्ज राइट में लिखे हुए कॉम्प्लेक्स के ऊपर है। मतलब जितना चार्ज कैटायन के ऊपर है उतना ही चार्ज अनायन के ऊपर है, जितना पॉजिटिव वैल्यू है उतना ही नेगेटिव वैल्यू है, और तब जाके नेट वैल्यू 0 होगा और वो न्यूट्रल कहलाएगा। एक बात स्टूडेंट, अब चलिए यहाँ पर सेंट्रल मेटल कौन है, सिल्वर है। यहाँ भी सिल्वर का हमको ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट निकालना है और यहाँ भी सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो आइए सिल्वर के बारे में थोड़ा सा यहाँ करेक्शन स्टूडेंट आप देख लेना यहाँ पे कि अगर कॉपर सिल्वर और गोल्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा। चलिए इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए आप ध्यान से यहाँ पे, मतलब इसमें से किसी एक का आप किसी एक मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं एग्जाम में, आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। क्या कहता है कि अगर सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, अगर सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। मतलब यहां पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +1 है। अब इसके ऊपर निकालना है मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें निकालना है हमको सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले देख लेते हैं कि इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आ रहा है। तो +1 और ये 0 है, तो 0 × 2 0, तो नेट वैल्यू कितना आ गया +1 आ गया। इसका मतलब इसके ऊपर +1 है। तो न्यूट्रल करने के लिए, ओवरऑल पूरे को न्यूट्रल करने के लिए जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। मतलब अगर इसके ऊपर +1 है तो इसके ऊपर -1 है, तो हम लोग को इसके ऊपर का -1 मालूम चल गया। अब सॉल्व कर देते हैं। इसका x साइनाइड के ऊपर चार्ज -1 होता है, तो यहां से हो गया स्टूडेंट आपका -1 × 2 और इक्वल टू कितना दिया हुआ है -1, तो x -2 इक्वल्स टू -1, और अगर आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 आ गया। मतलब यहां भी सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है और यहां भी सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। और बात आता है कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 2 है और यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 है। तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। और जब दोनों का कॉम्प्लेक्स है, कैटायन और अनायन दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है, तो आपको ये टेबल से ही हिंट लेकर आपको इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना होगा। अब तक मैं जो 3 एग्जांपल डिस्कस किया उसमें दोनों में कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम सेम था। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा ले रहा हूं स्टूडेंट कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स तो रहेगा, दोनों कॉम्प्लेक्स भी रहेगा, लेकिन दोनों में सेंट्रल मेटल एटम आपका चेंज रहेगा। लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, इसी कंसेप्ट को आपको फॉलो करना है। तो हर तरह का क्वेश्चन आपसे कि कैटायन और अनायन दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है, ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन दोनों में सेंट्रल मेटल एटम आपका चेंज है। इस बार और भी डिफरेंट क्वेश्चन कर दिए, कुछ नहीं करना है। अगर दोनों कैटायन और अनायन पार्ट कॉम्प्लेक्स है तो आप ये टेबल दिमाग में रखें, रफ में बना लें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जनरली इस लेवल का क्वेश्चन जैक बोर्ड नहीं अभी तक पूछा है, लेकिन पूछ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखो कॉपर है, चलो यहाँ पर ढूंढो कॉपर कहाँ है, ये रहा। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने अभी एक चीज लिख के आपसे करेक्शन करवाया था, वो भी केस आप लिख सकते हो, वो गलत नहीं था, वो रेयरली शो करता है। मतलब अगर कभी भी कॉपर सिल्वर गोल्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो उस स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। मैं इसीलिए उसको आपको अभी मिटाने के लिए बोल दिया था, रब करने के लिए बोला था, क्योंकि ये वाला केस बहुत रेयरली होता है। मोस्ट कॉमनली कॉपर सिल्वर गोल्ड जो है वो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही शो करता है मेनली, और उस स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है।
बहुत रेयर होता है कि ये तीनों जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करेगा और वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। खैर मैं यहां पर आ जाता हूं। आप देख सकते हैं दोनों का दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है और इसमें से किसी एक कॉम्प्लेक्स का हम लोग इस टेबल से निकाल लेंगे, बचे हुए का अपने आप निकल जाएगा। इस बात को दिमाग में रखते हुए कि अगर ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब जितना चार्ज कटायन के ऊपर है उतना ही चार्ज अनायन के ऊपर होगा, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा, तब जाके ये न्यूट्रल होगा। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और अगर कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो इसका मतलब कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 होगा। मतलब इस कैटायन वाले में हमको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम चल गया। अब मुझे अनायन वाले का निकालना है, तो पहले ये पता कर लेते हैं कि इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, तो +2, और जो अमाइन है NH3 है इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, तो 0 × 4 0, +2 + 0, नेट सॉल्व करें कितना आएगा, +2 आएगा। तो इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो ऑब्वियस बात है स्टूडेंट कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, -2 होगा। अब सॉल्व कर देते हैं। इसका x इस पर चार्ज होता है आपका स्टूडेंट -1 × 4 लिखा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। सॉल्व करोगे तो x -4 = -2 और x इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 और यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका यहाँ पे 4। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका मैं ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना मैंने आपको बता दिया। मैंने जितने भी एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किए थे वो बहुत सारे डिफरेंट बुक से सेलेक्टिव एग्जांपल थे। इस सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी में आप नोट कर लेना, खुद से प्रैक्टिस करना और जितना क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर बताया अगर आप उतना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो आप खुद ये फील करोगे कि जितने भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। इनकेस कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है जहां पर कंफ्यूजन है या आपको लगता है कि इस पैटर्न से अलग है तो आप बिल्कुल मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कल हम लोग नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने आएगा तब आपको इस तरह के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेमिंग करने के लिए आएगा। तो आज वाले जो क्वेश्चंस हैं, आज वाला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, आज वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना। इसलिए आज के लिए स्टूडेंट इतना ही।